नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी और सभी कर्मियों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में सभी कर्मियों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। सभी कर्मी 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। मैं काम कर चुकी हूँ, तो मुझे तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में, जो देश में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। निश्चित रूप से इस बार हमारे जो सीईओ हैं पुरुषोत्तम साहब की नेतृत्व में जो इलेक्शन की टीम लगी हुई है, बहुत इनोवेटिव कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहे हैं। सभी मतदाता बहुत उत्साह से वोट डालने के लिए अपना संकल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वोट परसेंटेज बढ़ेगी। चार धाम यात्रा को शुरू होने के 1 महीने से भी कम का समय रह चुका है, जिसे देखते हुए अब यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से ऑनलाइन माध्यम से चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चार धाम यात्रा की भी पूरी तैयारियां हैं, पहले ही हम लोगों ने सारी मीटिंग्स इत्यादि कर ली हैं और आज से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सभी श्रद्धालुओं का शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से सब तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसकी जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगड़े ने दी है। बता दें कि उन्होंने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सक्षम ऐप को 51,370 लोगों ने डाउनलोड किया और इस ऐप के माध्यम से लगभग 1,623 लोगों द्वारा डोली के लिए अनुरोध किया गया। वहीं पर 2,437 लोग द्वारा व्हीलचेयर का अनुरोध भी किया जाएगा। और इन सभी बूथों निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है, 51,373 सक्षम ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। जो उसके अलावा डोली व्यवस्था है, 1,623 व्यक्तियों के द्वारा इस सक्षम ऐप के माध्यम से डोली हेतु रिक्वेस्ट किया गया है और 2,437 व्यक्तियों के द्वारा व्हील चेयर का रिक्वेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने पहल पर 3,392 व्यक्तियों के प्रयोग हेतु मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उसमें सामग्री में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई है। सभी जनपदों में 208 वाहन इस निर्वाचन के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे, जो दिव्यांग व्यक्तियों के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। और उनकी सहायता के लिए सभी मतदान स्थलों पर 14,032 वॉलंटियर्स सहायक के रूप में उपलब्ध रहेंगे, जो उनको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मतदान के दौरान हर बूथ पर ब्रेल आधारित सूचियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्रेल आधारित बैलेट पेपर और ब्रेल आधारित निर्देशिका ये उपलब्ध कराई जा रही है। कुल संख्या जो है ब्रेल बैलेट की 13,480 उपलब्ध कराया गया है।
सक्षम ऐप के डाउनलोड में देहरादून जनपद में 8,350, हरिद्वार जनपद में सक्षम ऐप का डाउनलोड 7,284 और नैनीताल जनपद में 5,897 पूर्ण किया जा चुका है। व्हील चेयर की जो डिमांड हम तक प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक डिमांड देहरादून जनपद में 570, टेहरी जनपद में 321 और हरिद्वार में 278 पाई गई है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पोस्टल बैलेट के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा अनुमन्य होती है। उसमें एसएचजी सर्विसेज में जो विभाग होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। उसमें प्रमुखता से स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, परिवहन, बीएसएनएल, यूपीसीएल, सूचना विभाग शामिल होते हैं। हमारे पास जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उसमें से 505 व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छा व्यक्त किया था। कल तक की जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसमें 247 व्यक्तियों ने अपना मतदान पूर्ण कर लिया है आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। पार्टी की मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जन भावना का मजाक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन घोषणा स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। भाजपा ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात भी की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और महंगाई पर भी भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला के थ्रू जो है फ्री कनेक्शंस हमने लोगों को दिए, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वही जो कनेक्शन के बाद उनको जो गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, वो गैस सिलेंडर 1200 रुपए का आ रहा है। आप कनेक्शन तो फ्री दे देंगे, सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा आदमी? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण मिलेगा कब? 2034 के चुनाव में 29 तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि कुछ गारंटी नहीं है। वो 2034 भी पहुंच सकते हैं। 2022 से 2047 में पहुंच गए। जिन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, ये सब के लिए 60 महीने की बात की थी कि सिर्फ 60 महीने मुझे दे दो। फिर बाद में 2019 में आए और क्या बोले? ये बोले कि भाई बहुत गड़बड़ था, 60 महीने में नहीं हो पाया, मुझे एक मौका और दे दो, 2022 तक सब कर दूंगा। अब वो 2022 का जो टारगेट है वो 2047 पहुंच गया है। तो राजस्थानी में एक कहावत है कि छाछ मांगने आई थी लेकिन धिरानी बन गई। धिरानी मतलब मालिक बन गई। मांगने तो छाछ आई थी लेकिन मालिक बन के घर के ऊपर बैठ गई। तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 60 महीने दे दो, फिर 5 साल और दे दो। अब 2047 भी पहुंच गए, लेकिन इनके काम कभी नहीं हो रहे। वो एक कहानी आपने बचपन में सुनी होगी ना, कि डपोर संख की कहानी, जिसमें एक संख था जिससे आप 10 रुपए मांगो तो बोलते 10 क्यों मांग रहे, 10 लाख मांग। 10 लाख मांगो तो बोले 10 लाख क्या, 10 करोड़ ले ले। लेकिन देना कुछ नहीं। लालकुआं में जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला के कार्यालय पर एक बैठक की। इस दौरान क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू कश्यप ने भी भाजपा ज्वाइन की। अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह भिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विकास की नीति के तहत लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मोदी सरकार और धामी सरकार से भी प्रभावित है, जिसकी बदौलत भाजपा का कारवां लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर अजय भट्ट और मोहन सिंह भिष्ट ने क्षेत्र में विकास कार्यों के मुद्दे पर कहा कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना, लालकुआं में फ्लाईओवर या फिर बाईपास का निर्माण करना। उन्होंने हल्द्वानी में रामनगर के लिए रेलवे लाइन की भी बात की है। देखिए जो चीजें अभी तक हमने उठाई जनता की मांग थी लगभग पूरी हो गई है। अब जैसे बिंदु खत्ता का मामला है, बग्गा चौवन का मामला है, जमुआ ढूंगा का मामला है, ऐसे कई मामले हमारे पास अभी हैं। तो उन मामलों पर हमारी कमेटी बैठ गई है। हमारे माननीय विधायक काम कर रहे हैं, मैंने लोकसभा में उठाया था, उस पर भी हमारी आगे कार्रवाई हो रही है। एक मेट्रो ट्रेन चलाने का मेरे दिमाग में है, तथा रामनगर और हल्द्वानी के बीच में जनरल ट्रेन चले, ताकि जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल पर्यटक स्थल दोनों जुड़ जाएं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन की बूम आ जाए। और एक मेरे दिमाग में
है नहीं, बल्कि जो कर ही दिया था पूरा, आचार संहिता लगने से आदेश दस्तखत नहीं हो पाया है। इंटरनेशनल लेवल का अपना एयरपोर्ट पंतनगर में बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पर, तथा संजय वन में भी जो 40 साल से बंद पड़ा था वो एक डेस्टिनेशन टूरिज्म का मैंने बना ही दिया है। लगभग उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आचार संहिता लग गई। उसको भी हम इससे बात करेंगे। करीब करीब उसमें बहुत सारी चीजें ठीक कर दी हैं। दोबारा से वो वैसे ही चाल पाल होगी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे 40 साल संजय वन में पहले होते। देखिए, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य जो शुरू होने बाकी हैं, उनमें माननीय मंत्री जी ने जैसे इस लालकुआ रेलवे स्टेशन के और विस्तार की बात कही है, इसमें और नई ट्रेनें चले, यहाँ और सुविधाएं यात्रियों को मिले। ये क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और अधिकांश ट्रेनें जो है यहाँ से पहले संचालित होती थी, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी का विजन ये है कि इसको और बेहतर बना के यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए ताकि यहाँ से लोगों को सुविधाएं मिले। इसके अलावा जो यहाँ पर हाईवे से लेकर जो अन्य कार्य है, जैसे लालकुआ का उसमें बाईपास कह लीजिए या लालकुआ में फ्लाईओवर कह लीजिए, वो हमारी प्राथमिकता में है। देर से देर उस कार्य को हमने करना है। वो भी माननीय मंत्री जी को लगता होगा कि वो कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस तरह के अन्य कई कार्य हैं लालकुआ विधानसभा में जिनको की लालकुआ के वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की जीत का दावा किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा है कि अजय भट्ट प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है और अन्य दलों के लोग भी मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा एक बार फिर प्रचंड रूप से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट में क्षेत्र में जनहितों से जुड़े तमाम विकास कार्य किए हैं, जिसके बलबूते पर वो एक बार फिर से इस क्षेत्र के सांसद चुने जाएंगे। को दोबारा यहाँ से टिकट मिला है, इसमें यहाँ के बहुत कार्य उन्होंने किए हैं जिससे कि यहाँ की जनता बहुत खुश है और बहुत ही अपार बहुमत इनको मिलेगा और कम से कम 3-4 लाख वोटों से अधिक से ये जीतेंगे। और यहाँ पर उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, जैसे कि पेयजल की बहुत परेशानियां थी, उसको जामराने बांध की उसको पूरा किया और जामराने बांध से यहाँ की सिंचाई और पानी की व्यवस्था को बहुत फायदा होगा लोगों को। और भी अनेकों काम किए हैं, इसलिए यहाँ की जनता बहुत खुश है और इनको जो है अजय भट्ट जी को अपार मतों से जनता जिताएगी और इस क्षेत्र में सब लोग इस पर आपके फूल पर वोट निशान लगाकर इनको विजयी बनाएंगे। हाँ, यही बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और उनका सब मुद्दा यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोले उसका विरोध करना, चाहे वो देश हित में हो चाहे वो जनता के हित में हो, वो हर एक का विरोध करते हैं, इसीलिए वो जनता से अलग होते जा रहे हैं। हाँ, मैं यही अपील करूंगा जनता से कि हर आदमी निकले अपने घर से और अधिक से अधिक मत करे और अजय भट्ट जी को अपार। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर झोंक दिया है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए गए। वहीं पर आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 17 अप्रैल को टिहरी सीट के अंतर्गत चक्राता और फिर सहसपुर में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित है। दौर आ गया, आज 15 तारीख है और कल जो है आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कोटद्वार में वो अपनी सभा करने वाले हैं। परसों अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, वो चक्राता में अपनी जनसभा करने वाले हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर में जमीनी कार्यों के लिए, संगठन से जुड़े हुए कार्यों के लिए भाजपा जानी जाती है। घर घर जाना है, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठना है, घर घर बैठक करनी है, पर्चियां जानी हैं, सभी तरह के संपर्क जो एक आखिरी समय पर होते हैं, ये आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमारे बीच में होने वाले हैं। और मुझे लगता है समय आ गया कि हम सुनिश्चित जीत को अभूतपूर्व जीत की तरफ ले जाए और उसे एक बेहतरीन मार्जिन के साथ हम 5 लोकसभा
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के खेमे में बड़ी सेंधमारी करते हुए भाजपा के नेता और कालाडूंगी क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी योगेश जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। कुसुमखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में योगेश जोशी ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, हल्द्वानी विधायक सुमित और वहीं पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान योगेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2016 में किन्हीं कारणों से भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन अब उनका जो घर है वहां पर वो वापस आ चुके हैं। तय कर ली है। पूरी लोकसभा में जिस तरह से वातावरण एकदम बदल चुका है, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब देने से डर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं और अब जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आपको इस क्षेत्र नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा और हम एक भारी बहुमत की ओर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद जी, जो आपने आरोप लगाए थे वो सांसद जी तो कहा था कि हमारे पास साक्ष्य है और हमने साक्ष्य चुनाव आयोग को दे दिए हैं। चुनाव आयोग संतुष्ट है और वो जवाब दें कि उन्होंने चुनाव आयोग को क्यों झूठ बोला। 17 तारीख को सचिन पायलट जी की रैली है। सचिन पायलट जी पूरे देश में युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है और बड़े युवाओं के लिए उनका बड़ा क्रेज है। वो आ रहे हैं हमें अपना यहाँ हमारे समर्थन करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो युवाओं में जोश तो होता ही। और परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रतीक जो हमारे भाई योगेश भाई है, योगेश जोशी जी, समाज सेवी, इनसे उत्कृष्ट कार्य मेरे ख्याल से कोई भी समाज सेवी नहीं होगा पूरे क्षेत्र में जिसने करा होगा। लोगों की सुख में, उनके दुख में, गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाला हमारा ऐसा भाई, पुराना कांग्रेसी परिवार आज फिर से उसका मैं कह सकता हूँ भरत मिलाप हुआ है। तो इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सहयोगियों का बड़ा स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये परिवर्तन जनता चाह रही है उसमें इनके जुड़ाव से और तेजगी आएगी और ताकत आएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार सदा ही कांग्रेस समर्थित रहा है और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ साथ कई हमारी माताएं बहनें, कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस ज्वाइन करने का, देखिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो भी समाज हित में मैं काम करता हूँ। मेरे हाथ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कांग्रेस परिवार, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मेरे। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई गांवों में जनसंपर्क किया जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान हरीश रावत के लक्सर पहुंचने पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनका स्वागत कर उन्हें अपना समर्थन दिया। बता दें कि राणा ने बताया कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी कई वर्षों से जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी, वीरेंद्र रावत ने उसे हल करने का आश्वासन दिया है। अगर वो हरिद्वार सांसद बनते हैं तो हरिद्वार के हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी कई वर्षों से एक मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। वो मुद्दा ये था कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी बच्चे हैं 80% रोजगार उनको मिलना चाहिए जो हरिद्वार में फैक्ट्रियाँ हैं। तो इसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस पर जो अमल है वो किसी ने किया नहीं। तो हमने बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी को लेटर भेजा कि जो भी हमारी शर्त को मानेगा उसको हमारी जो है सहायता करेगा, हम उसको समर्थन देंगे। तो किसी का जवाब नहीं आया। एकमात्र वीरेंद्र रावत जी ने हमसे वादा किया अगर वो हरिद्वार के सांसद बनते हैं तो हरिद्वार के हर परिवार में एक रोजगार देंगे। जो 80% का जो कानून बना हुआ है उसको लागू कराएंगे। इसीलिए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा के लिए कांग्रेस को। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने विकासनगर के ढाकी, बरोटीवाला, जीवनगढ़, नवाबगढ़ में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट मांगे।
इस दौरान गुनसोला ने कहा कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में आने वाली 14 विधानसभाओं में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। अपने प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। जनता भाजपा के झूठे वादे से परेशान है। उनका कहना है कि भाजपा ना तो युवाओं को रोजगार दे पा रही है और न ही महंगाई पर रोक लगा पा रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है और उन्हें इससे राहत देने के लिए मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जनता का अपार समर्थन, इसमें प्यार हमको मिल रहा है। मैं 14वीं विधानसभा में इस समय आज यहाँ विकास नगर में आया हूँ। 2 राउंड मैंने पूरे मार लिए हैं। जन जन का एक ही मत है कि परिवर्तन होना है और परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से होना है और वही परिवर्तन की बयार देश में बहेगी। देश में भी परिवर्तन होगा। सरकार बदल रही है। सरकार को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, ये तय है। आम जन इतना नाखुश है। मैं इस इलाके में खड़ा हूँ नवाबगढ़ में, और आप इन बहनों से पूछिए इनके दिल पर क्या बीत रही है। तो जो सरकार जवाबदार नहीं, जिम्मेदार नहीं, तो उसको राष्ट्र हित में रहने का अधिकार नहीं है। जो खाली पूंजीपति की बात कर रहा हो, ऐसी बीजेपी की सरकार का क्या करना? खाली पूंजीपतियों का भरोसा है और बाकी आम जन कहाँ जाएगा भाई? ये नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बहनें कह रही महंगाई की मार इतनी ज्यादा है। तो ये सवाल किससे पूछे जाएंगे? सवाल तो भाई सत्ता में जो रहेगा उससे पूछे जाएंगे। और अब तो मोदी जी से भी लोग सवाल पूछने लगे हैं, पहले डरते थे। मोदी जी से कह रहे हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज भले ही नर्म हो, लेकिन लोकसभा के लिए चुनावी पारा पूरी तरीके से ऊपर चढ़ चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को रुझाने में जुटे हैं। वहीं पर डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल किसानों और मजदूरों ने भ्रमण कर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समर भंडारी ने बताया कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हर किसी को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा सार्थक साबित नहीं होगा। 2022 में दुगनी हो जाएगी। उनके एमएसपी की वैधानिक गारंटी दे दी जाएगी। ये सारे सवाल को भाजपा ने अनदेखा कर दिया है और दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी खुद ऋषिकेश में आते हैं, जनता के किसी बुनियादी सवाल पर बोलने से इनकार करते हैं। केवल हिंदू मुसलमान करके, ये भावनात्मक सवाल खड़ा करके ये समस्याएं हल नहीं होने वाली। हमारा कहना है, अगर आप अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, इस गढ़वाल के अंदर तमाम नौजवान सेवा देते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, देश की रक्षा के लिए शहादत देते हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहे हैं। और ये चेतावनी है एक तरीके से कि अब कोई भी रोजगार स्थायी नहीं होगा, सारा ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट पर प्रथा चलेगी। कि भाजपा नारों के दम पे जीना जाती है, विकास की बात भी नहीं करती। जैसे अभी एक साथी खड़े थे, उन्होंने अंकिता भंडारी की बात करी। अंकिता भंडारी की बात प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मणिपुर सारा जल गया, उसकी बात नहीं करी प्रधानमंत्री ने कभी। ना कभी विकास की बात करी, एक राम मंदिर की बात करी। राम मंदिर, हम भी राम को मानने वाले, सब लोग राम को मानने वाले हैं, जितने भी हिंदू हैं सब मानते हैं। उनमें से राम मंदिर के नाम पे विकास पीछे थोड़ी छोड़ जाएगा। विकास की बात भी प्रधानमंत्री को नहीं। और 400 पार की बात अभी कर रहे थे आपने भी सवाल पूछा। 400 पार की बात जो आपने करी, प्रधानमंत्री के अलावा। बीते दिन बसंत विहार क्षेत्र में एक फ्लैट में कुछ बदमाशों द्वारा लूट और अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित विकास त्यागी की तहरीर पर पुलिस सक्रिय हुई और घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके संबंध में अजय सिंह, एसएसपी देहरादून ने बताया कि पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पर मालूम लगा है कि बदमाश टैक्सी में घटनास्थल पर पहुंचे थे। सीसीटीवी कैमरों की जांच में ये भी पता लगाया गया कि कुछ दिन पूर्व एक बाइक सवार द्वारा फ्लैट की रेकी की गई, जिस पर संदिग्ध, जिसका नाम ओमवीर है, उसे करीब से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कि 3.5 लाख रुपए की लूट की राशि भी बरामद की गई है।
कालू त्यागी जी हैं, उनकी पत्नी, उनके ब्याह पर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें एक राजीव अग्रवाल का नाम भी आया था, जहां इनका कुछ लेन देन और पुराने प्रकरण चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, और जो उनको लगा कि इस षड्यंत्र में ये शामिल हो सकते हैं, तो नेम्ड FIR राजीव अग्रवाल और षड्यंत्र और अन्य अज्ञात के विरुद्ध वादिनी द्वारा इसमें दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में वहां पर जो हमें पता चला कि CCTV फुटेज के आधार पर एक टैक्सी नंबर की गाड़ी, जो स्विफ्ट गाड़ी थी, उससे 3 बदमाश उतरे थे और वो मौके का फ़ायदा उठाकर फ्लैट में दाखिल हुए थे। उस टैक्सी नंबर को जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि 250-300 रुपये में SBT के पास से टैक्सी को बुक किया गया था। और इसके बाद क्लूलेस होने के बाद हमने पुराने, जो 1-2 दिन पुराने हमने CCTV इस पूरे एरिया के जब खंगाले गए तो उसमें देखा कि एक संदिग्ध बाइक जो है फ्लैट के आसपास 2-3 दिन दिखाई दी, और उसके बाद घटनास्थल से पहले भी वो घटना के पहले भी वो बाइक वहाँ पर दिखाई दी। उस बाइक के नंबर के आधार पर हमने एक व्यक्ति को इसमें चिन्हित किया, जिसका नाम ओमवीर था, और ये बेसिकली भगवानपुर का रहने वाला है। और इसके बाद जब ओमवीर की तलाश की गई तो पता चला कि ये एक नया नंबर जो अपनी वाइफ का इस्तेमाल कर रहा है, अपने नंबर को। इस समय देश के साथ साथ प्रदेश में नवरात्रों का जो दौर है वो भक्तिमय है। नवरात्रों के दौरान लोग माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रों के दौरान लोग माँ दुर्गा के व्रत रखकर अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा इस धरती पे आती हैं हम सभी का कल्याण करने के लिए और हम सभी को सुख समृद्धि देने के लिए। आज हमने सप्तमी की पूजा करी है, माँ कालरात्रि की, और उनसे प्रार्थना करी है कि इस घर में, सुख संसार में सबको सुख समृद्धि दें, शांति दें, और उनकी पूजा करके और व्रत करके हम सभी बहुत खुश हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।